अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास में। क्लास नंबर है 39 और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस बेल आइकन को दबा के। चलिए शुरुआत करते हैं उन सभी प्रश्नोत्तर की जो कि इस क्यूज में शाम को 8:30 बजे हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। दोस्तों जिनका भी एग्जाम चल रहा है आरआरबी जेई का, वो जरा ध्यान देंगे कि आपके लिए यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये तीन ऐसे टॉपिक है जो कि आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। उसके टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि शाम को 8:30 बजे हम लेकर आते हैं आपको जनरल नॉलेज की क्लास और शाम को 4 बजे आपको जनरल साइंस की क्लास मिल जाती है और करंट अफेयर की क्लास आपको सुबह के 4:30 बजे अपडेट कर दी जाती है। तो ये तीन वीडियो एटलीस्ट देखना ना भूले। बाकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस तो रेगुलर कराई जा रही है जीतू सर के द्वारा। तो इस सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एनटीपीसी और आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं लड़के। ठीक है, अब हम आपको एक बात बता दें कि जो भी इसका पीडीएफ दिया जाता है, एटलीस्ट इसका पीडीएफ हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा सक्सेस की 98 पे। और सक्सेस की 98.in वेबसाइट है हमारा ऑफिशियल, तो इस पे जाके जितने भी हैं ये सारे टॉपिक, इनके पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं, तो वहां से जाके आप इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां भी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सिनारियो का जिसका क्लास नंबर है 39। इसमें हम लोग लेकर आए हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारे प्रश्नोत्तर जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी जुड़ चुके होंगे अभी तक यहाँ पे, और जो भी मेरे भाई बंधु अगर नहीं जुड़े हैं तो एक दूसरे को प्लीज़ यार वीडियो शेयर कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं कहीं ना कहीं से जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं यहाँ से। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रार्थना समाज के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में भी। ठीक है, जो भी मेरे भाई बंधु अभी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो उनको इससे सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो इसमें कौन सी बातें सही नहीं है, आंसर कीजिएगा कमेंट आप लोग नीचे। हर 3 सेकंड के बाद आपको मैं आंसर दे दूंगा। चलिए आंसर आने तो शुरू हो चुके हैं, पर प्रार्थना समाज के बारे में यहाँ पे जो बाकी बातें हैं वो जो सही होंगी यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1867 में हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। और प्रार्थना समाज की स्थापना सबसे पहले अथाराम पांडुरंगा ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और प्रार्थना समाज जो है ये आपको बता दें कि इसकी स्थापना के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ईश्वर में विश्वास को फैलाए रखना और केवल ईश्वर की ही पूजा करना था। ठीक है, तो यानी कि आपका तीसरा भी यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो जो गलत है कि ये है डी आंसर यहाँ पे, यह समाज विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ था। नहीं, ये यहाँ पे विधवाओं की शादी अलग से कराई जाती थी समाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ पे सही कर रहे हैं ना, वो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा रोटेट करते रहिएगा लास्ट में कि आउट ऑफ 40 आपने कितने सही उत्तर किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यूज करा रहे हैं, जो कि देख रहे हैं कौन से स्टूडेंट कितना यहाँ पे सही कर रहे हैं उत्तर यहाँ पे, और हो सकता है कि उन्हीं का एग्ज़ाम यहाँ निकलेगा तो उनका नाम भी लास्ट में बताया जाएगा कि ये स्टूडेंट सफल हो गए हैं। तो आप भी यहाँ पे थोड़ा सा क्यूज़ को सीरियसली लीजिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी मेहनतें की जा रही हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो आंसर कीजिएगा इट्स ए ज्योतिबा फुले। नोट कर लीजिएगा, आंसर है ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। आपके पास है 3 सेकंड, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए मलुक दास, मूल शंकर, नरेंद्र या दादू। चलिए देखिए आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। आंसर होता है यहाँ पे दोस्तों मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम यानी कि जो उनका घर का जो वास्तविक नेम था वो क्या था, मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड है आपके पास टाइम, यहाँ पे फटाफट आंसर कीजिए। बहुत लोग जुड़ रहे हैं अब धीरे धीरे, और
टाइमिंग आप लोगों को सबको पता रहता है, तो लेट मत किया करें आप लोग एटलीस्ट, क्योंकि जल्दी क्यों शुरू हो जाता है यहाँ पे, तो शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं आप लोग यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स ए दयानंद सरस्वती। ओके, सत्यार्थ पुस्तक जो है, प्रकाश पुस्तक है, उसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा है जो आर्य समाज के बारे में सही नहीं है? ठीक है, आर्य समाज के बारे में देखिए सही नहीं है, तो वो एक लाइन तो होगा इसमें, जो चारों में से ऑप्शन होगा कि सही नहीं होगा, पर आपका जो 3 लाइन है ऐसा इसमें जो कि इनके बारे में सत्य बताता है। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ डी। जी है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, यही उत्तर यहाँ का सही है। ठीक है, आर्य समाज के बारे में यहाँ पे कही गई बातें कोई सत्य नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन में नहीं लगा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी बढ़ाई जा रही है थोड़ी, तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड डाउन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन को समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। टाइम आपको यहाँ पे 4 सेकेंड का देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी मद्रास में, ब्राह्मण समाज की जो प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना की गई थी, या फिर पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलनों के उत्कृष्ट नेता कुदुंगरी वीरसिलिंगम थे, या फिर वेद समाज ने भी रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों को अनुष्ठान की निंदा करते हुए एक परम ईश्वर के विश्वास को प्रचार किया था। तो आंसर हो तो है दोस्तों यहाँ पे इट्स नोट कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे दोस्तों, जल्दी से फटाफट यहाँ पे डी हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे डी होगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर इसका नहीं आ पाया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी होगा। इस वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की निंदा की है और एक परम ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 7, नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए, नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल, महाराष्ट्र, बंगाल या पंजाब में? तो आंसर कीजिएगा। नारायण गुरु जो थे वो केरला से रिलेटेड थे। ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में और आया भी हुआ है आपके SSC CGL में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ये जो आज का पूरा सिनारियो है ये मिडिल ईस्ट, जी हम मिडिल हिस्ट्री कह सकते हैं इसको, जो मध्य भारत का इतिहास है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बहुत सारे प्रश्न इसमें, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया है कि भारत में देवदासी प्रणाली कहाँ प्रचलित थी सबसे पहले? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, तो उनका आंसर जो जिन्होंने किया है ए दक्षिणी भारत, उनका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे कि देवदासी प्रणाली जो है ये आपको साउथ इंडिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें सभी एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो महात्मा गांधी, नारायण गुरु, पेरियार या फिर स्वामी विवेकानंद? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत सही क्वेश्चन आ रहे हैं अब, यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड हैं आपके एग्जाम से भी। आंसर है दोस्तों इट्स बी नारायण गुरु, जो कि केरला से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री नारायण धर्म परिपालन योग की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती, पेरियार स्वामी या नारायण गुरु या गोपाल हरि देशमुख? तो देखिए, नारायण धर्म की जो स्थापना किए थे वो दोस्तों थे नारायण गुरु। नोट कर लीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन आगे हैं इनसे रिलेटेड, तो यहाँ से ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी की तरफ। जी ठीक है, तो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे ऑप्शन के साथ है आंसर, यहाँ पे आप भी आंसर कीजिएगा और इसका PDF लेना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। चलिए, क्यूज अटेंड करते रहिए, कोई भी बीच में क्यूज मत छोड़िए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आंसर होगा यहाँ पे कोयम्बटूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, GMT और IST जो कि भारतीय मानक समय के मध्य समय अंतराल को कितने घंटों का यहाँ पे डिफरेंस है, ये पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग अपना। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स D 5.5 घंटे का। ओके, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम बताइए। ज्योग्राफी के ये सारे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में। चलिए 3 सेकंड का टाइम है आपके पास यहाँ पे। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम, फटाफट आंसर है दोस्तों इट्स B पाल्क संधि, जिसको कहते हैं पाक संधि कहते हैं इसको। ठीक है, पाक जल संधि है ये, एक्चुअली इसको जलडमरू भी कहते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं इसको। ठीक है, पाक स्टेट को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है?
5 नदियां हैं इस राज्य में, तो वो किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। बहुत सही आप लोग के उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। पंजाब को कहते हैं भारत को 5 नदियों का भूमि। अगला क्वेश्चन, भारत का भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? फटाफट आंसर कीजिएगा। आप लोग के उत्तर बहुत सही आ रहे हैं यहाँ पे। भारत का भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए, यमुना, गंगा, सतलज या ब्रह्मपुत्र? आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी, सतलज पे। ओके, नदियों से और बांधों से रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं एग्जाम में, तो इन सभी टॉपिक पे जरूर आपको स्टैटिक जीके के लिए याद रखना होगा इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, रायपुर या जोधपुर? तो देखिए, ये चारों के चारों सिटी जो हैं, इनमें सिर्फ अगर रायपुर को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के तीनों सिटी हैं, और रायपुर कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। चलिए, आंसर होता है दोस्तों इट्स ए, उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? चलिए, आंसर कीजिएगा दोस्तों। जलवायु का कारण नहीं बनता है इसके चलते, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, नहीं बोला गया है एग्जाम में, तो यहाँ पे ये टीसीएस पैटर्न के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, और ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं अभी तक तो फिलहाल, पर अब पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, देशांतर, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल नीनो भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के गठन में से जुड़ा हुआ है। चलिए, आंसर कीजिएगा। अल नीनो के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अल नीनो जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के गठन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, असामान्य रूप से गर्म महासागरीय धारा का बहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आंसर कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं मिलती है। क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, ये आपको पता रखना होगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स ए, ताप्ती। ताप्ती जो है वो कहाँ जाती है? तो ये जाती है दोस्तों अरब सागर की खाड़ी में। ओके, बाकी ये तीनों नदियाँ जो हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, चलिए आंसर कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं कि तापमान बढ़ती है, गहराई के साथ बढ़ता जाता है, या फिर तापमान बढ़ती है क्योंकि गहराई के साथ गिरता है, बढ़ती गहराई के साथ दबाव गिरता है, या फिर डी, यहाँ पे बढ़ती गहराई के साथ तापमान और दबाव दोनों ही गिरते हैं। तो आंसर है यहाँ पे, चलिए फटाफट आंसर आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पे। 20 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ए। जी हाँ, तापमान बढ़ती है तो गहराई के साथ भी बढ़ती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की ये विशेषताएं हैं, इंटीरियर पार्ट की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे पॉलिटी से कि संघ की कार्यकारी शक्ति किससे निहित है? चलिए, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ द वेस्टेड इन द ईच विच वन इज बिलो? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर गृह मंत्री, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, यहाँ प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों फटाफट। 21 का क्या होगा? संघ की कार्यकारी शक्ति किससे में निहित है? तो राष्ट्रपति से निहित होती है उसका पावर। अगला क्वेश्चन है 22। यहाँ पे केंद्र सरकार ने 1983 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? चलिए 1983 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और आया है एग्जाम में भी आपके। तो सरकारी आयोग, या फिर दत्त कमीशन, या फिर सेतलवाड़ आयोग, या फिर राजमन्नार आयोग? इट्स अ सरकारी आयोग। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकारी कमीशन जो है 1983 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा कर जो है, यानी कि जो कौन सा टैक्स है जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ डी, उपयुक्त सभी, जो कि आपके राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। स्टेट ड्यूटी, जो सेल टैक्स है, और लैंड रेवेन्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे इनमें से कौन सा कर है जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, लेकिन संघ और राज्यों के बीच में आय वितरित की जाती है? तो ये जो टैक्स है ये राज्य और जो संघ है, सेंटर है, उसके बीच में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किया जाता है। तो वो कौन सा टैक्स को? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, आंसर है इट्स अ बी, आय यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किससे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है? चलिए, ये भी क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है।
तो दोस्तों आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट ड्यूटी ये जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली सहायता में से कौन सा लेख किया है? तो आर्टिकल का नाम बताना है। केंद्र सरकार से राज्य को दी जाती है वो जो फंड दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत जाता है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, आर्टिकल 275। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करते रहिएगा आप लोग सभी। बहुत सही आप लोग उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए चैनल पे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए हैं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों 27वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल सही है? तो आर्टिकल है दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है 66 आर्टिकल, जिससे हम लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति को उनके कार्यालय से हटा सकता है, कौन हटा सकता है उनको? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, पार्लियामेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट जो संसद है वही उनको उपराष्ट्रपति को उनको कार्यकाल से हटा सकता है महाभियोग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 29, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल इस वर्ष इस प्रकार है, तो कौन सा है? कितने साल तक के लिए उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं? यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, फटाफट आंसर करते रहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए आंसर है इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, आंसर है डी यहाँ पे। और जो भी मेरे भाई बंधु इन सब का आंसर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत अभी उनकी स्थिति खराब है, क्योंकि इतने सारे जो क्वेश्चन थे अभी तक जो 21 से लेकर 29 तक मैंने पूछे हैं, ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी जेई में और आरआरबी एनटीपीसी में पिछले साल भी पूछे गए हैं 2016 के पेपर में। और उसके अलावा आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे ये सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे अभी तक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, प्लानिंग कमीशन का या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का? तो आंसर है दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिएगा, यहाँ पे 30 का आंसर होगा, इट्स ए, राज्यसभा का। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो आर्थिक विकास यानी कि यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों इट्स अ डी, ये सभी, क्योंकि इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बातें होती हैं, पर कैपिटा इनकम और द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल वेल बींग्स के बारे में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो ये सूचकांक जो है दोस्तों आंसर है 126वां, और ये अभी 126वां स्थान है। नोट कर लीजिएगा भारतीय मानव विकास सूचकांक के इस लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में इस बार, पक्का लिख लीजिएगा। महबूब उल हक ने, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र में किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? चलिए कृषि को, सेवा को, औद्योगिक को, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है दोस्तों कृषि को सबसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और आपका अगर संविधान देखेंगे, अगर आप अपना पुराना इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले कृषि के ऊपर ही चर्चा की गई थी आज़ादी के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो अनार्थिक, आर्थिक या दोनों ही? चलिए तो आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी, दोनों ही। नोट कर लीजिएगा, पहले ही से आंसर आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि शिक्षक जो अपने पुत्र को पढ़ाता है तो आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही रूप से उसको क्रिया का प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिएगा देखिए, और आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आंसर कमेंट करने के बाद लास्ट में जरूर बताइए कि आउट ऑफ 40 आपने कितने सही उत्तर किए हैं आज। ठीक है, इनमें से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 38, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना एवं शिक्षा का ज्ञान सर्वसुलभ किया गया है? तो
तो आधुनिक यंत्र वो कौन सा है जिसके लिए यहाँ पे सूचना और शिक्षा का ज्ञान सर्व सुलभ यानी कि ये बहुत आसान हो चुका है। तो आंसर होता है दोस्तों इट्स अ सी कंप्यूटर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, अभी आपको बताना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है 30 मई को नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, वो भारत के कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री इस बार बने हैं। ठीक है, मतलब भारत का कौन सा नंबर का प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और आपको बताना है इनसे पहले जैसे कि नरेंद्र मोदी ही थे तो वो कौन से पोजीशन के लिए बने थे। ठीक है, दोनों ही पोजीशन इनका बताना है आपको। ठीक है, आंसर अगला जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों इट्स अ सी 1969 में। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे इसका उत्तर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध जो भी करता है वो वर्ल्ड बैंक करता है दोस्तों। आंसर होगा इट्स अ ए। आउट ऑफ 40 आप लोगों ने कितने सही किए हैं वो जरूर यहाँ पे कमेंट करें आप लोग अपने उत्तर को, कि आपने 40 में कितने सही किए हैं। 35 किया है अगर आपने तो वेल गुड है, 36 किया है तो वेरी गुड है, और 39 किया है अगर सही तो बहुत अच्छे हैं। मतलब जीके पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इनको अगर ऐसा क्वेश्चन वो बना पा रहे हैं तो। ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, पढ़ने की नहीं पर प्रैक्टिस। नया मत पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी जेई के, जिनका भी एग्ज़ाम है वो इन सभी प्रश्नों को देख कर जाएँ एग्ज़ाम में, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएँ तो आप वहाँ पर आंसर कर सको। चलिए दोस्तों, तो आज के सिनारियो में हमारे साथ बने रहने के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे, उन सभी का भी धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन मित्रों में, अपने उन अपने ग्रुप्स में जो कि लोग दूर दराज के गांव में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए सारे प्रश्न जा सके और वो एनटीपीसी के लिए तैयारी के योग्य बन सकें। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आज बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे 8:30 बजे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।